क्या भारत का एक सीक्रेट मिसाइल प्रोग्राम अभी टर्की को टेंशन देने लगा है? क्या ग्रीस फ्यूचर में डीआरडीओ की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल हासिल कर सकता है? और आखिर किस टेक्नोलॉजी की वजह से भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क अभी कुछ ही सेकंड्स में एनिमी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते डिफेंस रिलेशन और डीआरडीओ के लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM को लेकर सामने आई एक नई रिपोर्ट की तरफ से है। टर्किश मीडिया में अभी ग्रीस और भारत के डिफेंस रिलेशन को लेकर काफ़ी चर्चा देखने को मिल रहा है। खास बात यह कि कुछ टर्किश रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ग्रीस भारत के एडवांस लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी में अभी इंटरेस्ट को दिखा रहा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ना भारत और ना ही ग्रीस की तरफ से किसी मिसाइल डील को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया गया है, लेकिन टर्की स्ट्रेटेजिक सर्कल में इस बात को लेकर अभी कंसर्न देखने को मिल रहा है। फिलहाल ग्रीस अभी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को और भी मजबूत करने के लिए नए डिफेंस पार्टनर्स की तलाश कर रहा है, क्योंकि टर्की की इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री अभी पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है और उसके मिसाइल प्रोग्राम भी लगातार एडवांस होते जा रहे हैं। इस वजह से ग्रीस भी अपनी डिफेंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अभी डिस्कशन का मेन सेंटर डीआरडीओ का LRLACM प्रोग्राम बना हुआ है। ये भारत का एक इंडिजिनस लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है, जो कि निर्भय और ITCM प्रोग्राम से हासिल किए गए टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच होने वाली है। अगर ऐसी कैपेबिलिटी किसी देश के पास आ जाता है तो वो एनिमी के एयरबेस, कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब या किसी भी लॉन्ग रेंज टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। टर्किश एनालिस्ट का मानना है कि अगर ग्रीस फ्यूचर में ऐसी कोई लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हासिल करता है तो ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में स्ट्रेटेजिक बैलेंस इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन अभी के लिए सब रिपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक डिस्कशन के स्टेज पर ही है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल मिसाइल एक्सपोर्ट प्रपोजल या एग्रीमेंट को लेके कोई ऑफिशियल डील भारत या ग्रीस की तरफ से सामने नहीं आया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन 2047 और भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन 2047 के अंदर एक फ्यूचर रेडी फोर्स बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, फोर्स मॉडर्नाइजेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और जॉइंट वॉरफेयर कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना होने वाला है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच ऑपरेशनल इंटीग्रेशन को लेकर सामने आया है। सिंपल भाषा में बोले तो अभी भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क पहले से भी ज़्यादा ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट बनने वाला है। इस सिस्टम का सेंटर पॉइंट इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS सिस्टम होने वाला है। ये प्लेटफॉर्म रडार, ड्रोन्स, सर्वेलेंस सिस्टम और दूसरे सेंसर से लिए गए रियल टाइम डाटा कलेक्ट करके कंपोजिट एयर पिक्चर को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कमांडर्स को बैटलफील्ड का पूरा सिचुएशनल अवेयरनेस मिल जाता है। अभी सबसे खास बात यह कि हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम या इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अपने आप ही अवेलेबल वेपन सिस्टम को टारगेट को असाइन कर सकता है। यानी अगर एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन या मिसाइल डिटेक्ट होता है तो ये सिस्टम अपने नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेटेड किए गए सभी सिस्टम में से खुद ये डिसाइड कर सकता है कि S-400 बैटरी, आकाश मिसाइल सिस्टम या फिर किसी और प्लेटफॉर्म को एंगेज करना चाहिए, और इस नेटवर्क में मौजूद सबसे सुइटेबल ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के IACCS और इंडियन आर्मी के आकाश तीर सिस्टम को भी एक दूसरे के साथ लिंक किया गया था, और इस अपग्रेड के बाद या इंटीग्रेशन के बाद डिटेक्शन से लेकर एंगेजमेंट तक का जो पूरा प्रोसेस था वो भी काफ़ी तेज हो चुका है। इस कैपेबिलिटी को वैलिडेट करने के लिए वेस्टर्न फ्रंट पर एक्सरसाइज जोस 2 को भी कंडक्ट किया गया था, जहां इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने जॉइंटली ऑपरेशनल सिनेरियो को प्रैक्टिस किया था। एक्सरसाइज के दौरान आकाश तीर सिस्टम ने ग्राउंड यूनिट्स को रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड किया था और ऑटोमेटेड एंगेजमेंट सीक्वेंसी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अभी सिर्फ नए मिसाइल और वेपन से नहीं बना रहा है, बल्कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है जहां आर्मी, एयरफोर्स और सिविल एजेंसी रियल टाइम में कनेक्टेड रहकर कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ही किसी भी तरह की थ्रेट का जवाब दे सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी FICV प्रोग्राम की तरफ से, जो कि भारत के सबसे बड़े आर्मर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी का लॉन्ग पेंडिंग FICB प्रोग्राम अभी एक डिसाइसिव स्टेज में एंटर कर चुका है। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी AVNL की तरफ से ब्लास्ट प्रोटेक्शन सिस्टम और दूसरे क्रिटिकल सब सिस्टम के लिए अभी एक नई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया जा रहा है, जिसे ये संकेत मिलता है कि ये प्रोजेक्ट अभी कॉन्सेप्ट स्टेज से आगे निकलकर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल सिलेक्शन फेज में एंटर कर रहा है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी ये वही व्हीकल होने वाला है जो आगे चल के कुछ ही दशकों में इंडियन आर्मी के पुराने VMP-2 व्हीकल को रिप्लेस करने वाला है। आर्मी पहले फेज में लगभग 1750 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को खरीदने वाली है, जबकि लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट 2600 से भी ज़्यादा हो सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट का टोटल वैल्यू लगभग 60,000 से 65,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि FICB को ट्रेडिशनल इन्फेंट्री कैरियर की तरह डिज़ाइन नहीं किया जा रहा है, बल्कि मॉडर्न बैटलफील्ड को ध्यान में रखते हुए इससे ड्रोन्स, लॉर्डरिंग मनीशन, प्रिसीशन आर्टिलरी स्ट्राइक, माइंस और एंटी टैंक मिसाइल जैसे थ्रेट को सर्वाइव करने लायक बनाया जा रहा है। इन व्हीकल में स्टैनग लेवल 4 और लेवल 5 प्रोटेक्शन मौजूद होने वाला है। साथ ही मॉड्यूलर आर्मर आर्किटेक्चर भी इसमें मौजूद होने वाला है, जिसकी वजह से मिशन के हिसाब से प्रोटेक्शन लेवल को कस्टमाइज किया जा सकता है। खास बात यह कि आर्मी अभी FICB को सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक कंप्लीट फैमिली ऑफ व्हीकल के रूप में डेवलप करने वाली, जिसमें कॉम्बैट वेरिएंट, कमांड वेरिएंट और सर्वेलेंस वेरिएंट भी शामिल होने वाले, जहां मिनी UAVs, बैटलफील्ड सेंसर्स और एडवांस C4I सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाने वाले हैं। यानी एक पूरा इकोसिस्टम होने वाला है जिसमें हम सेम चेसिस को बेस करके मल्टीपल टाइप की व्हीकल को डेवलप करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस लॉइटरिंग मनीशन प्रोग्राम और होवरिट की दिव्यास्त्र मार्क 1 स्ट्राइक ड्रोन की तरफ से है। आप सब पहले से ही दिव्यास्त्र मार्क 1 ड्रोन के बारे में जानते होंगे, जिसका सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल को कुछ ही महीने पहले कंप्लीट किया गया था। अभी मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी बढ़ चुका है, लेकिन बैटलफील्ड पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, GPS जैमिंग और सिग्नल स्पूफिंग भी उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से ड्रोन्स के लिए काफी चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। इसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए लखनऊ बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप होवरिट की तरफ से अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होवरिट की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि उनके दिव्यास्त्र मार्क 1 मल्टी रोल ऑटोनोमस टैक्टिकल स्ट्राइक सिस्टम में अभी एडवांस CRPA यानी कंट्रोल रिसेप्शन पैटर्न एंटीना टेक्नोलॉजी और इजराइल की इन्फिनीडोम एंटी जैमिंग सोल्यूशन को इंटीग्रेट किया गया है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर फ्यूचर बैटलफील्ड में दुश्मन GPS सिग्नल को जैम करने की कोशिश करता है या ड्रोन को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो दिव्यास्त्र मार्क 1 उस सिचुएशन में भी अपना नेविगेशन और टारगेटिंग डाटा को मेंटेन कर सकता है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि होवरिट ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो इंडिपेंडेंट एंटी जैमिंग सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट किया है। यानी अगर एक सिस्टम हेविली कंटेस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर चैलेंज फेस करता है तो दूसरा सिस्टम बैकअप और प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से CRPA टेक्नोलॉजी मल्टीपल एंटीना एलिमेंट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ड्रोन एनिमी के जैमिंग सिग्नल को सप्रेस कर सकता है और असली सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल को एक्यूरेटली रिसीव कर सकता है। साथ ही इजराइल की इन्फिनीडोम टेक्नोलॉजी एडिशनल एंटी जैमिंग प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने वाला है। अभी अगर दिव्यास्त्र मार्क 1 की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज लॉर्डरिंग मुनीशन होने वाला है, जिसका स्ट्राइक रेंज लगभग 500 किलोमीटर, पेलोड कैपेसिटी लगभग 15 किलोग्राम और एंडोरेंस लगभग 5 घंटे के आसपास होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिव्यास्त्र मार्क 1 सिर्फ एक लॉर्डरिंग मुनीशन नहीं होने वाला है, बल्कि भारत का एक ऐसा इंडिजिनस स्ट्राइक ड्रोन बनकर सामने आने वाला है जो एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शील्ड को भी पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। क्योंकि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ ड्रोन अभी पहले के मुकाबले काफी वीक पड़ रहे थे, जिसको अभी दिव्यास्त्र मार्क 1 ओवरकम करने वाला है। अगला अपडेट भारत के फ्यूचर काउंटर ड्रोन और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DW इकोसिस्टम की तरफ से है। दोस्तों अभी मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा इक्वेशन चेंज होने लगा है। पहले किसी देश को दूसरे देश के एयर डिफेंस सिस्टम को चैलेंज करने के लिए एक्सपेंसिव फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अभी यूक्रेन और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने यह बात साबित कर दिया है कि कुछ ही लाख रुपए के ड्रोन्स भी करोड़ों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए ये है कि हमारे पास S-400 आकाश, बैरकेट, MRSAM, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम या फिर ऐसे कुछ और भी एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में एक साथ हंड्रेड्स ऑफ केमिकल ड्रोन और लॉर्डरिंग मुनीशंस हमारे ऊपर हमला करते हैं तो उन्हें मिसाइल से इंटरसेप्ट करना इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होने वाला है। इसी चैलेंज को देखते हुए DRDO की तरफ से अभी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और C-RAM सिस्टम पर एग्रेसिवली काम करना स्टार्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO का
10 किलोवाट स्टैंडर्ड का मार्क II लेजर वेपन सिस्टम अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्रूव किया जा चुका है। यह सिस्टम लगभग 2 किलोमीटर तक की रेंज में ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सबसे खास बात यह कि जहां एक इंटरसेप्टर मिसाइल का कॉस्ट करोड़ों में होता है, वही लेजर सिस्टम का पर शॉट कॉस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर होने वाले, जो कि नेग्लिजिबल होने वाली है। लेकिन सिर्फ लेजर सिस्टम पर डिपेंड करना भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। काफी सारे डिस्कशन के बाद यह फैसला लिया जा रहा है कि फॉग, रेन और डस्ट के समय में लेजर की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इस वजह से भारत एक लेड डिफेंस आर्किटेक्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि खास करके स्मॉल ड्रोन्स को टैकल करने वाले हैं, जिसमें भार्गवास्त्र जैसे माइक्रो मिसाइल सिस्टम अभी ड्रोन स्वार्म को इंटरसेप्ट करने के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। ये ट्रेडिशनल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के मुकाबले बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होने वाले हैं और 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज पर ड्रोन को एंगेज कर सकते हैं। साथ ही अभी अपग्रेडेड L-70 और ZU-23 जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को भी प्रोग्रामेबल एमुनेशन और मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है और ये पुराने सिस्टम होने के बावजूद भी काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल हार्ड किल सोल्यूशन के रूप में अभी सामने निकल कर आ रहे हैं और आगे चल के इनको बड़ी मात्रा में सर्विस में शामिल करने का प्लान भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।